प्लेट तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। खबरों की रफ्तार वही, परिभाषाएं नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर एक अहम खबर दिखाएंगे। बात को दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज। अंतरिक्ष में आज इसरो की ऐतिहासिक उड़ान श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, लेकिन तमाम इलाकों में अब भी भरा है पानी। आईटीओ पर हालात का जायजा लेने पहुंचे एलजी और सीएम केजरीवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस से एलजी और अमित शाह को फोन कर जाना हाल। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन के बाद खुली चंद्रताल की सड़क, सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान, बैस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री मोदी। और चलिए आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, चांद पर भारत परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रचने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अब से कुछ ही घंटे के बाद दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए निकल जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों का उठाया ये कदम एक यादगार लम्हा बनकर हमारी आंखों में हमेशा के लिए बस जाएगा। अब देखिए, इस मिशन से चांद के रहस्यों से पर्दा हटना भी शुरू होगा। इस पूरे मिशन की कमान एक महिला के हाथों में है, जो सबसे बड़ी बात है, जिन्हें रॉकेट विमेन भी कहा जाता है। इनका नाम है ऋतु करिधल। ये वही महिला हैं जिनके इशारे पर इसरो का चंद्रयान 3 आज उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत होगी और ये आज लॉन्च होगा 2:35 पर। तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार और फिर 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं और उम्मीदों के साथ चंद्रयान 3 अपने सफर पे निकल जाएगा। भारत ने चंद्रयान मिशन की शुरुआत 2008 में चंद्रयान 1 को भेजकर की थी। इस मिशन में चांद पर उतरना शामिल नहीं था, लेकिन भारत ने चांद की सतह पे पानी की मौजूदगी का पता लगाकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। चंद्रयान में सिर्फ ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर को भी भेजा गया था। ये मिशन असफल रहा था। चंद्रयान 2 के साथ गए लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। ग्राउंड स्टेशन से लैंडर का संपर्क टूट गया था। 4 साल बाद अब चंद्रयान 3 को कुछ ही घंटों के बाद 2:35 पे लॉन्च किया जाना है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना और परीक्षण करना है। और देखिए, आज हिंदुस्तानियों का बरसों का सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोपहर में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी इस मिशन की उल्टी गिनती चल रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हम सभी जानते हैं। या यूं समझिए कि ये उल्टी गिनती अब बस खत्म होने को ही है। इसके ठीक बाद हमारा ये उम्मीदों से भरा चंद्रयान 3 चांद की ओर उड़ान भर देगा। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट के जरिए चांद पर भेजा जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। चांद तक पहुंचने की बरसों की मेहनत आज रंग लाएगी। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। वो ऐतिहासिक पल करीब आ रहा है, जिसकी ओर 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त एकटक देख रहे हैं। चंद्रयान का लैंडर विक्रम और उसका रोवर जो प्रज्ञान है, वो जब चांद पर लैंड करेगा तो उसके बाद में वहां एक मून डे रहेगा। वो लम्हा जो पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा।
And I think it's been a remarkable journey, an incredible journey. मिशन मून के लिए तैयार है भारत का चंद्रयान 3। बस चंद घंटों में हर हिंदुस्तानी का सपना साकार होने वाला है। सभी की निगाहें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा की ओर लगी। दरअसल आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। इसका समय दोपहर 2:35 है। इस मिशन को लेकर इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। चंद्रयान 3 की लॉन्च रिहर्सल भी सफल रही थी। वहीं इस मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी काफी उत्साहित हैं। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का भी जिक्र किया। आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। भारत का पहला मिशन चंद्रयान साल 2008 में लॉन्च हुआ था। तारीख थी 22 अक्टूबर। चंद्रयान 1 के जरिए इसरो ने चांद पर पानी की खोज की। इसके बाद भारत का मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। हालांकि ये सफल नहीं रहा, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की तकनीक में बदलाव किया गया है। इसकी लैंडिंग तकनीक को नए सिरे से बनाया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद पर उतरने के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। It was our series of Chandrayaan 1 which picked up the evidence of the presence of water on the surface of moon, which became handy even for the premier agencies like NASA to do their future experiments. So today India is almost on the same platform. Though we might have started late, but today our inferences, our inputs, our findings are being put to use by all the leading agencies of the world. तो तैयार रहिए, ये वो पल होगा जिसके गवाह न सिर्फ आप और हम बनेंगे, बल्कि इसकी गाथा भी हम सदियों तक अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। हम गर्व से कहेंगे कि हमने अपनी आंखों और कानों से चांद पर भारत की जय हो की गूंज सुनी है। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मिशन चंद्रयान 2023 के लिए पूरा देश तैयार है। पूरे विश्व की निगाहें हमारे देश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये चंद्रयान मिशन 3 जो है वो लॉन्च होने के लिए तैयार है। 2:35 पर इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। एक बार इंट्रोडक्शन सबका करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर एसके ढाका जी हैं, साइंटिस्ट हैं डीयू से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ पांडे जी हैं, एस्ट्रोनॉमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएनटी पर सर। प्रोफेसर पैट्रिक दासगुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, डीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पल्लवी वर्मा है, एजुकेटर स्पेस इंडिया से। हमारे साथ हैं प्रमोद माधव, संवाददाता हैं, ये इसरो के बाहर मौजूद हैं, जहां से हम ये जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। नागार्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी इसरो के भीतर ये मौजूद हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे वहां पर इस वक्त किस प्रकार की हलचल चल रही है। सबसे पहले डॉक्टर ढाका, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि आज का दिन देश के लिए, हमारे लिए कितना खास है। ये धड़कनें जो इस वक्त बढ़ गई है ना, 2:35 का जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बताइए कितना खास है हमारे देश के लिए। बहुत बहुत एक्साइटेड है सबके सब लोग, और हमें पूरा विश्वास है कि आज फिर से हम सफल होंगे। हमें चंद्रयान 2 की तुरंत याद आती है जब भी हम चंद्रयान 3 मिशंस की हम बात कर रहे हैं। वो भी सफल था। हम बिल्कुल लास्ट मिनट पे जाके जो लैंडिंग वाला पार्ट था हमारा, वहां पे थोड़ी गलती हुई है। उसके कई कारण है, साइंटिफिक उसके डिस्कशंस रहे हैं, और उनको ध्यान में देखते हुए इसकी जितनी भी खामियां थी उसको एनालिसिस करके हमारे जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, उन्होंने उनको इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 में उसको हमने ठीक किया। और हमें पूरा विश्वास है
कि हम सफल होंगे। जी पैट्रिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत का ये बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पहले असफलता हुई तो बहुत ही दिल टूटा, लेकिन इस बार बहुत सी आकांक्षाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा क्या हम कर रहे हैं इस बार जो हम इसकी सफलता की आस लगाए बैठे हैं? बिल्कुल, इस बार एक टेस्टेड लैंडर प्रोब अभी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि पहले हमारे पास अनटेस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स थे। लेकिन जैसे एडिसन ने एक बार कहा था कि मैं असफल नहीं रहा, ये मुझे पता है कि मैंने क्या गलती किया और सक्सेस मुझे कैसे मिल सकती है फ्यूचर में, जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किए थे। इसी प्रकार हमारा जो पहले का चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मिशन तो सक्सेसफुल था, लेकिन जो सॉफ्ट लैंडिंग था उसमें विक्रम कोई कारणवश, लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच था, इसलिए ठीक तरह से लैंडिंग नहीं हो पाया। तो हमें अभी डेटा सब है कि क्या गलती हो सकती थी। इसीलिए इस बार जो है लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगी, उसके पास डॉपलर वेलोसिटी मीटर है जिससे वो वेलोसिटी मेजर कर सकता है। प्रोफेसर पैट्रिक जी, ये समझने की आपसे ये भी कोशिश करेंगे सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, हार्ड लैंडिंग कैसे होती है और ये करना कैसे है, इस पर मैं आऊंगी आपके पास। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद माधव वहां पर मौजूद हैं, इसरो के बाहर मौजूद हैं। प्रमोद, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए। जी, आज के दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और हम लॉन्च पैड से 8 किलोमीटर दूर पे हैं और जो मॉडल मेरे पीछे देख रहे हैं ये तो 1:20 स्केल है। GSLV Mk3 LVM3 का मॉडल है ये, और इस मॉडल से ही अभी हम चंद्रयान 3 को ऊपर लेकर जाएंगे 170 किलोमीटर डिस्टेंस। और इस मॉडल भी एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मॉडल है इसरो के लिए, क्योंकि इस साल पे ही सेवरल टाइम्स इन्होंने इस रॉकेट को लॉन्च किया है। ये दो सिलेंडर्स ऑन द साइड देख रहे हैं, इसको बोलते हैं S200 और ये सॉलिड स्टेट फ्यूल यूज करता है। और ये सेंटर वाला कॉलम इसको बोलते हैं L110, इसमें लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। और इंडिया का इंडिजिनियसली मेड क्रायोजेनिक इंजन, इसका नाम है C25, वो यहां पे है। और इस हीट शील्ड के अंदर होगा चंद्रयान 3 का मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल है उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर मॉड्यूल है और एक रोवर भी होगा। लगभग पूरा का पूरा 3.9 टन का होगा। और इस मिशन का वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा एक सॉफ्ट लैंडिंग करने का, क्योंकि चंद्रयान 2 को भी हम एक फेलियर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे एवरी अदर पैरामीटर पे इसरो वाज सक्सेसफुल एक्सेप्ट फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। और इसीलिए सोमनाथ ने बोल दिया कि दिस टाइम डेफिनेटली चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट मिशन रोल होगा और वो सक्सेसफुली भी होगा। जी प्रमोद, बिल्कुल चंद्रयान 2 को हम असफल नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उससे सीख लेकर चंद्रयान 3 जो है बनाया है। चलिए नागार्जुन का रुख करते हैं जो इसरो के अंदर है। नागार्जुन, बताइए वहां पर किस तरह की हलचल है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है? बस कुछ ही घंटे रह गए हैं टेक ऑफ के लिए। जी बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद हूं श्रीहरिकोटा में, जहां पूरा तैयार हुआ है इस मिशन टेक ऑफ के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं वो दिखा रहे हैं कि साइंटिस्ट भी रेडी हुए उनके चेयर पे। ऑलमोस्ट 2 घंटे 11 मिनट बचा हुआ है और रिवर्स गिनती भी चालू है। मैं कोशिश करता हूँ वॉच दिखाने के लिए, जहां इस टेक ऑफ सेंटर में क्लॉक भी है, डिजिटल क्लॉक, जहां दिखा रहा है कि 2 घंटे 11 मिनट बचा हुआ है। इस चंद्रयान 3 के लॉन्च को लेकर इसरो साइंटिस्ट काफी सेटिस्फाइड है। चंद्रयान 2 के जो गलतियां थे वो सारे हमारे साइंटिस्ट ने चेंजेस किए और काफी सारे लेसन्स भी सीखे हैं। पिछले 4 सालों में डे एंड नाइट की मेहनत थी। चंद्रयान 2 से बहुत सारा साइंटिफिक डेटा जो मिला उसको भी इसी चंद्रयान 3 में शामिल किया गया है और एनालिसिस के बाद इस प्रोजेक्ट को इधर तक लाया गया है। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस की जाने थे उसको की गई है और सब कुछ अगर चला प्लान के मुताबिक अगस्त 23 और 24 तकरीबन 24 या 23 को शाम 5 बजे के आसपास इस जो लैंडर है वो लैंड होगा। विक्रम लैंडर के चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस मिशन के कामयाब होने से हमारे साइंटिस्ट और इसरो को डीप स्पेस मिशन और इंटरप्लैनेटरी मिशन और आगे लेने के लिए
एग्जाम्पल सेट होगा तो एक बेंचमार्क भी रहेगा कि हमारा बिल्कुल एक और बेंचमार्क बार जो रहेगा, इंटरप्लैनेटरी लेकिन ये एक्सप्लोरेशन बताइए करना अंदर का चाहेंगे, माहौल कैसा है, इस किस मिशन तरह की हलचल है। हम उस तरह की एक्साइटमेंट को यहाँ तो स्टूडियो में फील करना चाहते हैं। ढेरों दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी जानना चाहते हैं। वेल इस वक्त हम तो मीडिया सेंटर में हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ मीडिया के लिए सेंटर बनाई गई है और जो विजिटर्स है वो दूसरे ब्लॉक में है, जहां काफी सारे बच्चे भी है, स्कूल के स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, फैमिलीज काफी सारे राज्यों से आए, बैंगलोर से आए, हैदराबाद से आए, जो नेबरिंग स्टेट्स है उस सब से आए। ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 लोग की एक विजिटर आउटलेट है जहां वो देख सकते हैं टेक ऑफ। बट हम जो मीडिया है, हमारा एक और आउटलेट है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन हम इस सेंटर में है। तुरंत टेक ऑफ होने के बाद इधर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसरो चेयरमैन मिस्टर सोमनाथ प्रेस को एड्रेस करेंगे। ऑलमोस्ट 16 क्रूशियल मिनट्स टेक ऑफ के बाद दे विल हैव अ सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद इसरो चेयरमैन 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। जी चलिए, बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं ये 16 मिनट्स। मेरे साथ अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, अभी जैसे इन्होंने भी बताया कि लास्ट जो 16 मिनट्स होंगे ना, जो लॉन्च के मिनट्स होंगे, वो बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे हम सभी यही बात कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 से हमने क्या सीख ली, उससे हमने उसके फेलियर से, एग्जैक्टली उसको हम फेलियर नहीं कह सकते, लेकिन उससे सीख लेकर जैसे हम आगे बढ़े हैं और अभी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहां पर फिलहाल कोई भी गलती की गुंजाइश हमारे पास नहीं है? देखिए, लॉन्चिंग तो हमारा काफी रूटीन लॉन्च है। काफी सारे जो हमारा जो लॉन्चर है LVM-3, ये और भी पहले लॉन्च कर चुके, सक्सेसफुल लॉन्चिंग इसको, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सक्सेसफुली हमारे अर्थ की ऑर्बिट में इसको डाल देगा। उसके बाद धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट का हाइट इंक्रीज करते हैं। हाइट इतना हो जाता है कि जब जो ऑर्बिट करता है अर्थ को, तो पहले एक अर्थ के क्लोजेस्ट पॉइंट पे आता है, फिर वहां पे फिर रॉकेट को फायर करके जो अब दूर जाता है तो उसकी हाइट और बढ़ जाती है। लगातार धीरे धीरे इसकी हम जो जिसको एपोगी बोलते हैं उसकी बढ़ाते जाएंगे। अच्छा। बढ़ाते बढ़ाते उसका फिर फाइनल जब ट्रांसफर ऑर्बिट होता है उस टाइम इसकी फाइनल बूस्ट देके इसका इतना हाइट बढ़ जाएगा कि वो मून के ऑर्बिट से मैच कर जाता है। उस टाइम मून वहां पे पहुंच चुका होगा, पहले से तैयारी की होती, कैलकुलेट किया होता है, फिर मून के ऑर्बिट में इंसर्शन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, सक्सेसफुली होगा। सारा मुद्दा जो है वो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का है। ये डॉक्टर पैट्रिक बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। साइंस में फेल्यूर नहीं होते आपको, जो भी, क्योंकि पहली बार लैंड करना इतना आसान नहीं है। सारे कंट्रीज का मिशन का हिस्ट्री देखिए, कई बार फेल हुए तब जाके सक्सेस मिली है। तो हमारा पहला अटेम्प्ट में हमने बहुत कुछ सीखा है। उसमें खास चीज जैसे कि जो अभी तक पता चला है कि सॉफ्टवेयर में ग्लिच थी, उसके कारण से सीधा नहीं लैंड किया है, टिल्टेड लैंड किया है। अब इस बार हमने इसमें एक लेजर इंस्ट्रूमेंट है जो डॉपलर इफेक्ट से, मतलब बेसिकली एग्जैक्टली कितनी डिस्टेंस रह गई, क्या वेलोसिटी है, उसको प्रिसाइसली आपको डाटा देगा, तो उस लैंडिंग की सक्सेस बढ़ जाती है। दूसरा, इसकी जो 4 टांगों से उतरेगा उनके स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट किया गया है। प्लस इसमें नीचे जो थ्रस्टर थे, पहले 5 होते थे, इनको अब 4 कर दिया गया है। और ये चारों थ्रस्टर आप इसमें आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, कितनी स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है। बीच वाला थ्रस्टर था पहले, वो फिक्स थ्रस्टर था। तो इस बार निश्चित तौर पे हम सक्सेसफुली लैंड करेंगे। बाकी तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा ट्रायल एंड एरर होता है, आप सीखते हैं। और अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से जापान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अगला एक हमारा जो ज्वाइंट मिशन होगा उसमें लैंडर हमको देना था। तो हमारे लैंडर का सक्सेसफुल लैंड करना काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो मुझे उम्मीद है इस बार हम पिछली बार के क्रैश को देखते हुए अमिताभ जी, बेहद जरूरी है कि इस बार लैंडर जो है हमारा बेहद ही स्ट्रांग हो और सही से लैंडिंग करे। पल्लवी भी हमारे साथ है जो एजुकेटर है स्पेस इंडिया में। पल्लवी, कहा जा रहा है कि इस बार जो इंजन्स हैं उन्हें नए तरीके से बनाया गया है। जो लैंडर है, जो रोवर है, वो 250 किलो ज्यादा वजनी है पुराने वाले लैंडर 2 और रोवर 2 के मुकाबले। आप क्या इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगी, थोड़ी समझ देंगी कि ऐसा क्यों? जैसे कि पिछली बार चंद्रयान 2 में हमने देखा था कि जब हमारा लैंडर लैंड कर रहा था तब हमारे उसमें 5 इंजन है, राइट। तो जब उसमें कुछ खराबी आ गई थी, सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से वो लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 में है, हमने पिछले से सीख कर इस बार उसमें काफी इम्प्रूवमेंट की है, ताकि हमारे इंजन्स ताकि उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सके। जैसे पिछली बार जब लैंडर जा रहा था हमारे मून के सरफेस पे, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। हमारी स्पीड को जब वो अर्थ के ऑर्बिट से हमारे मून के ऑर्बिट में जाता है तो उसकी स्पीड को हमें कम करना होता है, राइट। लेकिन इस बार हमने उस टाइम पे हम इस चीज को
कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन इस बार हमारे इंजन इस हिसाब से हैं कि उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे, और जो हमारा देश है चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, जो लैंडर है सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, और बाकी जो उसके अंदर रोवर है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है। प्रोफेसर पैट्रिक, आपके पास आना चाहूंगी। चंद्रयान 2 में जो मैं डिटेल में पढ़ रही हूं कि वहां पर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 3 से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर प्रोपल्शंस भेजे जा रहे हैं। डिफरेंस जरा समझाएंगे हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए कि क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, GSLV Mark 3 जो LVM-3 है, वो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसके अंदर लैंडर प्लस रोवर मॉड्यूल रहेगा, उसको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में इंसर्ट करेगा। उसके बाद LVM-3 का जो जॉब है, मेन जॉब है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसके अंदर भी एक थ्रस्टर है, रॉकेट थ्रस्टर है, जो करीब 700 न्यूटन का थ्रस्ट दे सकता है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ये एक 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट पे ले आएगा अपने आप को। GSLV Mark 3 वो तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ले गया था। अब 100 किलोमीटर एक सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में जब आ जाता है, उसके बाद जो लैंडर है जिसके अंदर रोवर है, वो सेपरेट हो जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल का एक खास अंग है जो 100 किलोमीटर चंद्रमा के चारों तरफ जब ऑर्बिटल मोशन में जा रहा है, वो पृथ्वी के तरफ देख के स्पेक्ट्रोस्कोपिक और पोलराइजेशन मेजरमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो बाद में एक्सोप्लैनेट, दूसरे सौरमंडल के जो हैबिटेबल ग्रह है जहां पे जीवन हो सकते हैं, उनका क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी एक हैबिटेबल प्लैनेट है, यहां पे जिंदगी है, यहां पे लाइफ मौजूद है। तो वो प्रोपल्शन मॉड्यूल वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक और पोलराइजेशन मेजरमेंट करके बताता रहेगा और रिले करता रहेगा, एस बैंड वेव से रिले करता रहेगा। और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा लैंडर, जिसके अंदर रहेगा रोवर, और लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करके साउथ पोल के, चंद्रमा के साउथ पोल के करीब उतरता है, वहां पे वो बहुत सारे परीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण करेगा, जैसे साइस्मिक एक्टिविटी क्या होता है चंद्रमा के सतह पर, फिर जो चंद्रमा के बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, वहां पे प्लाज्मा डेंसिटी, प्लाज्मा वेरिएशन कैसा है, आयोनोस्फीयर रेडियो ऑब्जर्वेशन करेगा, आयोनोस्फीयर की स्थिति क्या है। फिर एक रैंप खुल जाएगा और रोवर रैंप से रोल डाउन करके इर्द गिर्द घूमेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा कि लूनर सॉइल का कंपोजिशन क्या है, बिल्कुल क्या क्या एलिमेंट्स है। बेसिकली पर्पस यही है कि चंद्रमा की सतह पर क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना। आपसे हम फिर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें हमारे दर्शकों को कि असल में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भारत के लिए काफी अहमियत रखती है, और इससे भारत का कद अंतरिक्ष को लेकर दुनिया में काफी बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि आज दुनिया की नजरें भारत पे है। मून सिस्टम और पृथ्वी के अतीत में एस्टेरॉयड के प्रभाव के बारे में भी जानने को मिल सकता है। चंद्रमा की खोज स्पेस टूरिज्म से जुड़ी नई व्यावसायिक संभावनाएं भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चंद्रमा बेस बन सकता है। चंद्रमा पर बेस बनने से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पास के दूसरे ग्रहों जैसे मंगल के लिए भी रास्ता तैयार होगा। Went wrong with Chandrayaan 2. We have understood the reason, and we have corrected those mistakes or errors or oversights, and then the rectified mission is what is now going on. So in a way it is nothing but the repeat of Chandrayaan 2 with no mistakes possible. No. द्वार भी खोल देगा। हालांकि अब भी इंसान को चंद्रमा के बारे में काफी कुछ जानना है। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखे थे। उस दौरान वो अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के तहत वहां गए थे। ये तारीख थी 20 जुलाई 1969। वहीं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो कि भारत और रूस के साझा अंतरिक्ष अभियान के तहत
साल 1984 में अंतरिक्ष पर गए थे। अब भारत के लिए एक और खास पल होगा जब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर रवाना होगा। हमको ये गर्व होना चाहिए कि इसरो ने हमको पहले से ही विकसित देश बना दिया है। हम दुनिया के सिर्फ उन 4-5 स्पेस फेरिंग नेशंस में हैं जिनकी क्षमता है कि रॉकेट को लॉन्च कर सकें, सैटेलाइट्स को बना सकें और सैटेलाइट्स को ऑपरेट करें। तो हम आज के दिन में ही चंद्रयान 3 से पहले ही स्पेस में स्पेस फेरिंग नेशंस में है और एक डेवलप्ड नेशंस में से एक है। निश्चय ही चंद्रयान 3 से इसको और बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है ये मिशन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए भी बेहद अहम है। नासा और दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक भी इस मिशन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। उन्हें पता है कि चंद्रयान 3 की पहुंच इंसानों को एक नई दुनिया से रूबरू करवाएगी। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर ढाका के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर ढाका, मुझे जरा सिंप्लीफाई करके बताइए, जरा आसान शब्दों में समझाइए कि ये कहा जा रहा है कि इस मिशन में हम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की सहायता भी ले सकते हैं। वो क्यों और कैसे पड़ेगी और किस हालात में पड़ेगी हमें? ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको थोड़ा, जो चंद्रयान 2 का जो अपग्रेडेशन हुआ है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमें मिला, एक तो ये है कि जब हम ये रोवर जो लैंडर है वो जब उतरता है वहां पे उसकी सतह पे, तो उसकी सतह पे उतरने के लिए आपको पहले 1/2 किलोमीटर बाय 1/2 किलोमीटर का दायरा मिल रहा था। अभी वो बढ़ के करीब 3-4 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर का हो गया। तो आपको एक ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जो हमें ये इंफॉर्मेशन चंद्रयान 2 की हेल्प से मिली। अदरवाइज पहले उसमें बहुत ही नैरो एरिया है जिस एरिया में गलती अगर हो जाए तो हमारे लिए मुश्किल था। अब वो चीजें हमने पा ली है उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद में, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जो प्रोफेसर पैट्रिक दास ने बताया कि जो कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम केमिकल कंपोजिशन हमने कर सकते हैं सॉइल का, उसका थर्मल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, तापमान देख सकते हैं। और हमें जो 14 दिन की विंडो मिलती है, हमें पता है कि जो एक दिन चंद्रमा पे जो है हमारा वो 14 दिन का है। उस 14 दिन को हमें इस्तेमाल करना है और उसके बाद वहां पे टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। और मैं एक चीज और इसमें आपको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये हम साउथ पोल पे उतर रहे हैं, उसके काफी नजदीक है, करीब 300 किलोमीटर के फासले पे, जो पहली बार हम ऐसा काम कर रहे हैं। उससे पहले वो नहीं हो पाया। तो उस एरिया में जो पुराना लो टेम्परेचर वाला एरिया, वो शैडो वाला एरिया है, उस शैडो वाले एरिया में कुछ इंफॉर्मेशन हमें पहली बार मिलने की संभावना है, जो हम पहला होंगे। और जैसे हमने कहा कि इंडिया चौथा ऐसा कंट्री है जो इस मिशन के लिए झंडे खड़े करने वाला है। हमारे यहाँ पर ये चर्चा जारी है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग आज क्यों सफल होनी बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमिताभ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज अगर ये लैंडिंग जो है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सफल हो जाएगी, मिशन जो है सफल हो जाता है, तो बताइए कि चांद पर पहुंचने के बाद हम ऐसा क्या जान पाएंगे या क्या बेहद इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है जिसके लिए हम इतने जतन कर रहे हैं? देखिए, इसमें हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम साउथ पोल के पास क्यों जा रहे हैं। जब चांद पे वाटर की डिस्कवरी हमारे चंद्रयान ने की थी, तो पता चला है कि चांद में के जो ध्रुवीय इलाके हैं, जो धरती के ध्रुवीय इलाके हैं, वहां पे उनके क्रेटर्स में हमेशा बर्फ जमी रहती है, जो कभी पिघलती भी नहीं है। तो वो साउथ पोल के आसपास के पूरे इलाके की, वहां की सॉइल की समझ, उसमें क्या वाटर की पॉसिबिलिटी है सॉइल के नीचे, और जो आगे फ्यूचर मिशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि चंद्रमा के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं, उसकी वजह जो ओवरऑल अगर हम स्पेस मिशन का फ्यूचर देखें तो ये समझा जा रहा है कि चंद्रमा हमारा लॉन्च पैड होगा दूसरे प्लानिटरी मिशंस के लिए। तो चंद्रमा पे पानी जो मिलता है, पानी से आपको जो भी वहां पे हमको आगे वहां पे कॉलोनी बनाए, वहां पे कोई इस तरह का आउटपोस्ट बनाए, साइंटिफिक आउटपोस्ट बनाए, तो पानी सबसे जरूरी चीज है। देखिए, भूकंप की भी आजकल हम बहुत इंसिडेंसेस देख रहे हैं, जगह जगह देश में और विदेशों में भूकंप आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ये एक्टिविटी पर भी हम कुछ कर पाएंगे? मून की अपनी सस्मेटिक, तो मून के बारे में जैसे माना जाता है कि वो मून एक जियोलॉजिकली डेड बॉडी है, लेकिन मून के अंदर भी सिस्मिक जो एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई है। खासतौर पे जैसे कि कभी कोई एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट होता है, कभी कोई माइक्रोमेटेराइड का इम्पैक्ट होता है,
उसकी सारी एक्टिविटी को मेजर करना, तो पूरे मून की हिस्ट्री को समझने के लिए भी जरूरी है और फ्यूचर मिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या अभी भी मून में कुछ तरह की जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे भूकंप होते हैं इस तरह के चंद्रकंप वहां पर होते हैं क्या। दूसरा उसके एनवायरमेंट की स्टडी जैसे कि बात की जा रही है, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर बोलते हैं कि नहीं हवा नहीं है, लेकिन उस पर भी बहुत थिन एटमॉस्फेयर है। जो सोलर रेडिएशन जो मून के ऊपर आ रहे हैं, जो मून के ऊपर बरस रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है मून के ऊपर, मून की सॉइल की कंपोजिशन क्या है, वहां पे कितना गर्मी कितना ठंडा होता है, कितना ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर रेंजेस क्या होती हैं, ये सब हमारे इस चांद को समझने के लिए बहुत जरूरी बात है। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2:35 पर इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। हमारा ये महापैनल हमारे साथ जुड़ा, जिन्होंने हमें बताया और समझाया कि ये मिशन सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ बदलाव हमने कर लिए हैं। आप सबका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।